बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? वकार अरशद, आपका बायोलॉजी टीचर। आइए आज का लेक्चर डिस्कस करने के लिए मूव करते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, रिकॉल योर मेमोरी। प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चंस को। लॉन्ग क्वेश्चंस हो या शॉर्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप पोर्शन हो या सब्जेक्टिव टाइप पोर्शन, आपने तमाम तरह से अपने टॉपिक्स को, अपने लेक्चर्स को और अपने सब्जेक्ट्स को मेमोराइज करना है। डियर स्टूडेंट्स, जहां तक ताल्लुक है बायोलॉजी का और 9th क्लास के इस चैप्टर नंबर 8 का, यहाँ पर एक्सरसाइज में कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं और उनके साथ टर्म्स टू नो दी गई हैं। आइए एक एक करके इनको डिस्कस कर लेते हैं, समझ लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है और इनके दुरुस्त जवाबात क्या हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस की बात की जाए तो पहला सवाल, हेल्थ रिस्क ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के बारे में बताइए। यानी अगर आप सैचुरेटेड फैटी एसिड्स ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, सेहत को किन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। डियर स्टूडेंट्स, रिकॉल कर लीजिए, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, समझ चुके हैं फैटी एसिड्स की दो टाइप्स हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड फैटी एसिड की बात की जाए तो ये सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर। और ये बात भी जहन में रहे कि फैटी एसिड्स मिलते हैं तो लिपिड यानी चिकनाई के मॉलिक्यूल बनते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम सैचुरेटेड फैटी एसिड रखने वाले लिपिड्स का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, चिकनाई वाली ग़िज़ा को ज्यादा इस्तेमाल में लेकर के आते हैं, नतीजे के तौर पर ओबेसिटी का सामना करना पड़ सकता है, मोटापा पैदा हो सकता है, शुगर का सामना करना पड़ सकता है और दिल के मसाइल भी जन्म ले सकते हैं। अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप लिख सकते हैं, हेल्थ रिस्क ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर ओबेसिटी, डायबिटीज एंड हार्ट प्रॉब्लम्स। आइए देखते हैं अगला सवाल क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, नाइट ब्लाइंडनेस से क्या मुराद है? डियर स्टूडेंट्स, नाइट ब्लाइंडनेस की बात की जाए तो ये एक ऐसी कंडीशन है जिससे मुतासिरा शख्स के अंदर ये खराबी पैदा हो जाती है कि रात के वक्त उसकी हद्दे निगाह कम हो जाती है, उसको दिखने में दुश्वारी का सामना होता है। इसको पुअर विजन इन नाइट कहते हैं और इसकी वजह विटामिन ए की डेफिशिएंसी है। सवाल पूछा गया है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस कैसे पैदा होती है? तो इसका जवाब ये है, विटामिन ए दरअसल एक प्रोटीन के साथ मिलता है, रोडोप्सिन पिगमेंट बनाता है। रोडोप्सिन पिगमेंट आपकी आंख में रेटिना के ऊपर, जो कि आपकी आंख का पर्दा है जहां इमेज बनता है, वहां पाए जाते हैं और इनका काम नाइट में, रात के वक्त मध्यम रोशनी में देखने के काबिल बनाना है। और अगर विटामिन ए नहीं होगा, ऑप्सिन प्रोटीन से मिलकर रोडोप्सिन नहीं बनाएगा, रोडोप्सिन की गैर मौजूदगी में रेटिना के ऊपर बनने वाले इमेज में खराबी होगी, मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, मुतासरा शख्स की रात के वक्त हद्दे निगाह कम हो जाएगी और इसको हम नाइट ब्लाइंडनेस का नाम देंगे। इसका जवाब आप यूं लिख सकते हैं, विटामिन ए डेफिशिएंसी कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी पैदा होती है। एज इट इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म रोडोप्सिन, क्योंकि इसकी जरूरत है रोडोप्सिन को बनाने के लिए। That is needed for better vision in night, जो कि जरूरी है रात के वक्त बेहतर अंदाज में चीजों को देखने के लिए। And its deficiency causes poor night vision, और इसकी कमी से, रोडोप्सिन की डेफिशिएंसी से रात के वक्त देखने की सलाहियत मुतासर हो जाती है। हम ये कह सकते हैं अल्टीमेटली विटामिन ए की कमी नाइट ब्लाइंडनेस की कंडीशन को डेवलप करती है। डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं अगले सवालात और उनके जवाबात को डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोलस और कायम के बारे में पूछा गया है। बोलस के बारे में बताइए और कायम से मुतल्लिक वजाहत कीजिए। बोलस और कायम ये दो टर्मिनोलॉजीज हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। हम डाइजेशन इन ह्यूमन में इन दोनों को समझ चुके हैं। हमने डिस्कस किया था ओरल कैविटी के अंदर खुराक का लुकमा बोलस कहलाता है। डाइजेशन के बाद, लुब्रिकेशन के बाद, मेस्टिकेशन के बाद, फूड सिलेक्शन के बाद। इसी तरह से हमने डिस्कस किया था स्टमक के अंदर खुराक को कायम कहा जाता है, जो कि सोप लाइक मिक्सचर की शक्ल में मौजूद होती है। दोनों के फर्क को अगर आप अल्फाज की सूरत में ढालना चाहें, अगर इसके सवाल को जवाब की सूरत में लिखना चाहें, तो यूं लिख सकते हैं,
बोलस की बात की जाए, ड्यूरिंग च्यूइंग, लुब्रिकेशन एंड सेमी डाइजेशन, चुबाने, लुब्रिकेशन और सेमी डाइजेशन के दौरान द पीस ऑफ फूड, खुराक का लुकमा, इज रोल्ड अप बाय द टंग, जुबान की मदद से रोल कर दिया जाता है इनटू स्मॉल स्लिपरी एंड स्फेरिकल मैस, छोटे स्लिपरी और गोल शक्ल के मैस में इसको बोलस कहा जाता है। इसी तरह से अगर हम कायम की बात करें तो इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, इन स्टमक, मेदे के अंदर, द स्टार्च इन आवर बाइट ऑफ ब्रेड, हमारी खुराक में वो लुकमा जो ब्रेड का है उसमें मौजूद स्टार्च, एंड प्रोटीन इन मटन, वो लुकमा जो मटन का है उसमें मौजूद प्रोटीन, हैव बीन पार्शियली डाइजेस्टेड, किसी हद तक हजम हो जाती हैं, एंड फूड हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अ सोप लाइक मिक्सचर, और खुराक तब्दील हो जाती है सोप लाइक मिक्सचर में, दैट इज कॉल्ड काइम। डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 4, स्फिंक्टर्स के बारे में बताइए। वो कौन से स्फिंक्टर्स हैं जो स्टमक के अंदर फूड की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड को प्रिवेंट करते हैं और खुराक के हजम करने में अपना किरदार अदा करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, रिकॉल योर मेमोरी, हम डिस्कस कर चुके हैं स्टमक के 2 रीजन्स हैं, एक को कार्डियक रीजन या पोर्शन कहा जाता है, एक को पाइलोरिक रीजन या पोर्शन कहा जाता है। कार्डियक पोर्शन की बात की जाए तो कार्डियक पोर्शन से पहले एक स्फिंक्टर मौजूद है, ये एक ओपनिंग है जिसके साथ मसल्स होते हैं। इसकी डेफिनेशन हम डिस्कस कर चुके, स्पेसिफिक टाइप ऑफ ओपनिंग गार्डेड बाय मसल्स इज नोन एज स्फिंक्टर। और कार्डियक स्फिंक्टर वो स्फिंक्टर है, वो ओपनिंग है कि जो फूड के बैकवर्ड फ्लो को रोकता है, स्टमक से वापस एसोफेगस में जाने से रोकता है। इसी तरह से दूसरा पोर्शन पाइलोरिक पोर्शन है। पाइलोरिक पोर्शन के बाद स्टमक के आगे स्मॉल इंटेस्टाइन का आगाज है और उसका पहला हिस्सा ड्यूडेनम कहलाता है। पाइलोरिक पोर्शन और ड्यूडेनम के दरमियान जो ओपनिंग है, जो स्फिंक्टर है, उसको पाइलोरिक स्फिंक्टर कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आप लिख सकते हैं वो स्फिंक्टर्स जो कि मूवमेंट ऑफ फूड को स्टमक में कंट्रोल करते हैं, वो कार्डियक स्फिंक्टर है और वो पाइलोरिक स्फिंक्टर है। ये थे शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि आपकी एक्सरसाइज में दिए गए थे, आपने इनको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेक्शन की तरफ मूव करते हैं और नेक्स्ट सेक्शन है टर्म्स टू नो से रिलेटेड। ये टर्मिनोलॉजीज हैं, मुख्तलिफ किस्म की इस्तिलाहात हैं, इम्तिहानात में शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में पूछी जा सकती हैं। आइए देखते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज में कौन सी टर्म्स दी गई हैं और उनके सही जवाबात क्या हैं। पहली टर्म अमाइलेस। अमाइलेस से मुतल्लिक आपसे पूछा जा सकता है, दरअसल किसी भी नाम के आखिर पर ASE आ जाए, रिकॉल योर मेमोरी, चैप्टर नंबर 6 एंजाइम वाले चैप्टर में हम डिस्कस कर चुके, वो ज्यादातर एंजाइम होता है और एंजाइम का काम आपके जिस्म में होने वाले मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करवाना है। अमाइलेस की बात की जाए, ये खास किस्म का एंजाइम है और ये आपके जिस्म में मौजूद स्टार्च पर असर अंदाज होता है, उसकी डाइजेशन में, उसके हजम होने में अपना किरदार अदा करता है। मुख्तसरन आप इसकी डेफिनेशन यूं लिख सकते हैं, एंजाइम दैट एक्ट ऑन स्टार्च एंड डाइजेस्ट इट इज नोन एज अमाइलेज एंजाइम। वो एंजाइम जो स्टार्च पर असर अंदाज हो और उसको हजम कर दे, वो अमाइलेज एंजाइम कहलाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट टर्म्स कौन सी हैं। डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड टर्म एनीमिया। एनीमिया से क्या मुराद है? एनीमिया एक टर्म है, एक इस्तिलाह है, इसका मतलब जिस्म में खून की कमी का हो जाना है। रिकॉल योर मेमोरी, प्रीवियस लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं मिनरल डेफिशिएंसी डिजीजेस को, जो कि माल न्यूट्रिशन की, ग़िज़ाइयत की खराबी की एक शक्ल है। और माल न्यूट्रिशन में जो मिनरल डेफिशिएंसी डिजीजेस हमने डिस्कस की, उनमें से एक एनीमिया भी है और ये दरअसल आयरन की कमी की वजह से होती है। डियर स्टूडेंट्स, आयरन एक मिनरल है, ये हमारी खुराक के जरिए हमारे जिस्म का हिस्सा बनता है, हमारे जिस्म में जा करके ये हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन प्रोटीन में जाता है, इनकॉर्पोरेट होता है और हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन को अपना काम करने में मदद देता है। इन दोनों का काम आपके खून के अंदर, आपके मसल्स के अंदर ऑक्सीजन को जज़ब करवाना है और खून की गर्दिश के साथ साथ ऑक्सीजन को जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में मुंतकिल करवाना है।
डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी बात करें एनीमिया की, जो कि एक खराबी है, तो हम इसको यूं बयान कर सकते हैं कि ये खून की कमी से मुतल्लिका बीमारी है, खुराक में आयरन की कमी की वजह से होती है, मुतासिरा शख्स कमजोर हो जाता है, उसके ब्लड सेल्स को ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है। आप इसकी डेफिनेशन यूं लिख सकते हैं, लैक ऑफ ब्लड, खून का कम हो जाना, ड्यू टू आयरन डेफिशिएंसी, आयरन की कमी की वजह से, कॉजेज एनीमिया, इससे एनीमिया की बीमारी जन्म लेती है, इन विच पेशेंट बिकम्स वीक, जिससे मरीज कमजोर हो जाता है, ड्यू टू लेस ऑक्सीजन सप्लाई टू बॉडी सेल्स। नतीजा क्या होता है, जिस्म को ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है और मरीज कमजोर हो जाता है। इस बीमारी को एनीमिया कहा जाता है। आइए देखते हैं तीसरी टर्म क्या है और उसका मतलब क्या है। अपेंडिक्स। डियर स्टूडेंट्स, अपेंडिक्स से क्या मुराद है? रिकॉल योर मेमोरी। प्रीवियस लेक्चर्स में, लेक्चर नंबर 15 में हमने डिस्कस किया स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन वाले टॉपिक में। लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट सीकम है। सीकम का ब्लाइंड एंड फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है, उंगली नुमा उभार बनाता है और उसको अपेंडिक्स कहा जाता है। अगर इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाए, सोजिश हो जाए, इस बीमारी को अपेंडिसाइटिस कहा जाता है और इस सूरत में अपेंडिक्स को सर्जिकली ऑपरेट करके जिस्म से अलग कर दिया जाता है ताकि उसका जहर जिस्म में फैलने से रोका जा सके। डियर स्टूडेंट्स, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो इसको तैयार करने के लिए आप लोगों ने रिव्यू करना है लेक्चर नंबर 15। आइए देखते हैं नेक्स्ट टर्म कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 4, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन से क्या मुराद है? एसिमिलेशन का मतलब है आपने खुराक का लुकमा निगल लेने के बाद हजम किया, हजम करने के बाद खून में जज़ब हो गया, जज़ब होने के बाद जिस्म के हिस्से का बन जाना, जिस्म का उसको अपने अंदर शामिल करवा लेना, उसकी मदद से अपने सब्सटेंसेस को डेवलप करना, ग्रोथ और नशोनुमा का अमल करवाना, इसको एसिमिलेशन कहा जाता है। और ये न्यूट्रिशन का चौथा मरहला है इंसानों के अंदर जो पाया जाता है और इसको हम डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर नंबर 13 में। अगर आपसे एसिमिलेशन से मुताल्लिक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इसकी डेफिनेशन तैयार करने के लिए आप लोगों ने रिव्यू करना है लेक्चर नंबर 13। डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं नेक्स्ट टर्म कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 5, बैलेंस डाइट से क्या मुराद है? रिकॉल योर मेमोरी। प्रीवियस क्लासेस में, पिछले लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके बैलेंस डाइट मुतवाजिन ग़िज़ा को कहा जाता है और ये हम पिछले लेक्चर्स में, पिछले टॉपिक्स में, प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके और समझ चुके हैं। मुतवाजिन ग़िज़ा ऐसी ग़िज़ा होती है जिसमें तमाम ग़िज़ाई अज्जा जो जिस्म की ज़रूरत हैं मुनासिब मिकदार में मौजूद होते हैं और उनकी मदद से जिस्म तवानाई हासिल करता है, नशोनुमा का अमल मुमकिन हो पाता है। अगर ये सवाल डेफिनेशन की फॉर्म में आपसे शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछ लिया जाए तो इसको तैयार करने के लिए आप लोगों ने रिव्यू करना है लेक्चर नंबर 9। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टर्म है क्वेश्चन नंबर 6 में बोलस। बोलस से क्या मुराद है? अभी हम इसी लेक्चर में चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज में दिए गए शॉर्ट क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस कर चुके और बोलस की डेफिनेशन हमने अभी डिस्कस की कि दरअसल हमारे जिस्म में जब खुराक का लुकमा ओरल कैविटी में जाता है, उसकी लुब्रिकेशन होती है, उसकी डाइजेशन होती है, उसकी च्यूइंग होती है, उसके बाद जुबान इस लुकमे को रोल कर देती है एक गोल शक्ल में, एक राउंड शेप में, एक स्लिपरी और स्फेरिकल मैस में। इसको बोलस कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये आज के सवालात थे जो हमने डिस्कस किए और हर सवाल अपनी जगह पर अहमियत का हामिल है। इन तमाम सवालात को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए आपने मेमोराइज कर लेना है। याद रखिएगा, एक्सरसाइज में से दिए गए सवालात अक्सर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं और अक्सर स्टूडेंट्स इनको इग्नोर कर देते हैं। आपने कतन ऐसा नहीं करना, बल्कि इन तमाम सवालात को बहुत अहमियत देते हुए अच्छे तरीके से तैयार करना है। मुझे उम्मीद है आप टीचर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, इम्तिहानात में अच्छे नंबर हासिल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।